हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट क्या होते हैं जब कोई रिएक्शन होती है। तो हम लोग को आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट क्या होते हैं, जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें उस रिएक्शन को होने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स होता है। मतलब एक उस अभिक्रिया को चलाने के लिए कोई एक फोर्स बल कार्य करता है, और वो ही बल एक इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट के थ्रू काम करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट के बारे में समझिए, जब कोई रिएक्शन होती है मान लीजिए, तो उसके दो पार्ट होते हैं। जब कोई है ना, कोई रिएक्शन होती है, तो उसके दो पार्ट होते हैं। आप लोगों को पता है कि बाईं तरफ हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट, है ना। बाएं तरफ रिएक्टेंट, बीच में बराबर का चिन्ह, और दाएं तरफ लिखा जाते हैं प्रोडक्ट। ये आप लोगों को सबको पता ही है केमिकल रिएक्शन में। सॉरी। तो रिएक्टेंट के दो पार्ट होते हैं। इस रिएक्टेंट के दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं सबस्ट्रेट, है ना, सबस्ट्रेट, और दूसरे को बोलते हैं रिजेंट, तो उसको आर से लिखेंगे। और ये सबस्ट्रेट पर रिजेंट क्या करता है, अटैक करता है, और इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में लास्ट में, तो फिर हम लोगों को प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये सबस्ट्रेट क्या है, तो इट इज, है ना, इट इज a part of reactant। ठीक है, ये एक पार्ट हैं किसके, रिएक्टेंट के। ठीक है, इन विच, ये आप सीधे लिख देंगे बीइंग अटैक। तो इस पर ये सबस्ट्रेट ये पार्ट होता है जिस पर रीजेंट क्या करता है, अटैक करता है। अब क्यों अटैक करता है, ये अभी अब समझाया जाएगा आपको। तो ये रीजेंट है। ये रीजेंट क्या करता है, ये अटैक्स करता है। ठीक है, ये तो मतलब ये आक्रमण करता है। ठीक है, तो इसको साफ लिख दीजिए। तो ये आक्रमण करता है इस पर। ठीक है, तो ये रीजेंट जो आक्रमण करता है उसको रीजेंट कहा जाता है, और जिस पर होता है उसे हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। इसकी लिख देते हैं सबस्ट्रेट है ये। ठीक, अब यहाँ पर ये समझिए कि जैसे कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये रीजेंट है, ये इस पे अटैक क्यों करता है, और अटैक करके बनाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड चेंज होता है प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो कभी ये जो प्रोडक्ट है वो इस इंटरमीडिएट कंपाउंड पर डिपेंड करता है, और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। मतलब बहुत थोड़े समय के लिए बनता है। कभी कभी तो इसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं, कभी कभी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि इसको हम जान ही नहीं पाते हैं कि इंटरमीडिएट कंपाउंड इसमें बना कौन सा। ठीक है, अब ये जो रीजेंट है ये क्यों अटैक करता है, यदि ये इलेक्ट्रॉनों का धनी है, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को तलाश करता है। मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ऐसा कोई ढूंढता है जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को ढूंढता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और यदि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर हो
तो ये फिर रिच सेंटर की तलाश करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, जिससे से इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाए। कुल मिला के दोनों ही अपना जो ऑक्टेट है, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए मैकेनिज्म, ये क्रिया करते हैं। ये आक्रमण इसलिए करता है कि यदि, फिर समझ लीजिए, यदि ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, इसमें रिच सेंटर, ठीक है, रिच सेंटर है, तो ये ढूंढता है डिफिशिएंट सेंटर को। यदि ये डिफिशिएंट सेंटर है तो ढूंढता किसको है? रिच सेंटर को। मतलब अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो अधिकता वाले ग्रुप को ढूंढता है, और यदि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले को ढूंढता है। दोनों बातें, तभी ये मैकेनिज्म होता है। और इसमें तुरंत इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, और इंटरमीडिएट कंपाउंड तुरंत ही चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। ये एक मेन बात है इसकी, ठीक है। तो दोनों को ही या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तलाश होती है, ठीक है। तो वी शैल स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लेटस, है ना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो पहला नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का भी कई पार्ट हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का है नंबर फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई, ठीक है। सेकेंड नंबर जो है वो है मेजोमेरिक, मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट, इसको बच्चों कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को कुछ जगह रेजोनेटिंग इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। एक ही बात है वो। रेजोनेटिंग इफेक्ट इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसी में एक हम लोग फंडा पढ़ेंगे, यानी फेनोमेना, क्रिया, मतलब एक रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अलग एक वीडियो बनाया जाएगा, हर टॉपिक का अलग एक वीडियो होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे केवल इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ठीक। तीसरा जो है उसे बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। इसको हम लोग बच्चों शॉर्ट में एच सी से प्रदर्शित करते हैं। जो चौथा नंबर है वो कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से, ठीक है। तो ये जो पहले तीन जो इफ़ेक्ट हैं, ये तीन वाले, ये परमानेंट इफ़ेक्ट हैं। इनको हम लोग परमानेंट इफ़ेक्ट कहते हैं। अब परमानेंट क्यों हैं अभी आपको समझाया जाएगा। ये जो लास्ट वाला है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, इसको हम लोग टेम्परेरी, है ना, इफ़ेक्ट बोलते हैं, टेम्परेरी इफ़ेक्ट। तो ये टेम्परेरी इफ़ेक्ट है, तो आपको अभी पता चल जाएगा कि टेम्परेरी क्यों है और परमानेंट क्यों है, ठीक। तो अब आज हम लोग शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट पहला नंबर, ठीक है। तो जैसे आप लोग जानते हैं इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके इंडक्टिव इफेक्ट मतलब समझिए कायदे से। जैसे आप लोग सेकेंड ईयर में एल्किल हैलाइड पढ़ चुके हैं, तो एल्किल हैलाइडों को बच्चों जनरली हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? RX। जैसे कि एथिल ब्रोमाइड आप लोगों ने पढ़ा है, C2H5Br, ये एथिल ब्रोमाइड हो गया। तो अब ये लंबी श्रृंखला वाला कोई एल्किल हैलाइड हो, सिंगल बॉन्ड C सिंगल, ठीक है, और ये X, ये जो X है ये हैलोजन एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X का मतलब है हैलोजन एलिमेंट, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि हैलोजन एलिमेंट जो होता है वो कार्बन की अपेक्षा अधिक विद्युत का ऋणी होता है। विद्युत इसकी ऋणात्मकता अधिक होती है, किसकी? हैलोजन की होती है, सॉरी। जब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन मिलाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कौन से मिलाएगा? ये हैलोजन्स मिलाएगा, तब ये सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। और इस सिंगल बॉन्ड को हम लोग बच्चों बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। आप लोगों को बताया जा चुका है कि प्रत्येक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है ना। तो इस सिग्मा बॉन्ड जब ये अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये अधिक विद्युत का ऋणात्मक तत्व होता है,
तो ये साझे इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर आकर्षित कर लेता है अधिक ऋणी वाला परमाणु, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा, तो इस पर पार्शियल माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन के अपेक्षा में जो हैलोजन परमाणु होते हैं बहुत अधिक विद्युत ऋणी होते हैं, है ना। और ये पार्शियल प्लस चार्ज कहाँ तक अप्लाई रहता है, ये कहाँ तक रियलाइज होता है, कहाँ तक महसूस होता है, तो ये दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन तक ही रियलाइज होता है ना, ये जो प्लस चार्ज है, और इसके बाद नेलिजिबल हो जाता है, मतलब नगण्य हो जाता है। ये केवल तीसरे कार्बन तक ही अप्लाई होता है। अगर आप लोगों को सिंपल से एग्जांपल इसमें दिया जाए, मान लीजिए ये 10 लग रहा है, 10 है मतलब माइनस का ये 10 है, तो अब यहाँ प्लस 10 हो जाना चाहिए, तभी तो बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसने पहले ले लिया 5, दूसरे ने लिया 3 और इसने ले लिया 2, तो ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो टोटल कितना हो गया 3 2 5 5 10, तो ये प्लस का 10 हो गया और ये माइनस का 10, तो कैंसिल हो गया। एक एग्जांपल समझाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, मैं समझा रहा था कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ये पार्शियल क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ये क्यों उत्पन्न होता है, यही आप लोगों को समझना है। तो यही तो अभी आपको बता रहे थे कि हैलोजन अधिक विद्युत का ऋणी परमाणु है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और दूसरे एलिमेंट पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। और यही एक इफ़ेक्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और ये परमानेंट रहता है, हमेशा दिखाई तो नहीं देता है, पर इसमें पोलराइजेशन हो जाता है, एक पर प्लस पोल और एक पर माइनस पोल, यानी यही इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो इन पर जो इस पर एल्किल हैलाइडों पर हमेशा ही परमानेंट प्लस और नेगेटिव चार्ज, पार्शियल और परमानेंट, ये एक बात है। इसीलिए हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग बोल रहे थे परमानेंट इफेक्ट, क्योंकि ये हमेशा बना रहता है ये, ठीक है। अब इसी के बारे में और समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड, है ना। हैलोजन being more electronegativity will try pull the share electron toward itself, so slightly shifted that by partial negative charge, है ना। पार्शियल नेगेटिव मतलब ये जो हैलोजन एटम्स है ना हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अदर एंड कार्बन हैज, है ना, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज रिलाइज लिटिल बिट थर्ड कार्बन एटम, यही आपको हिंदी में मैंने समझाया था कि जो हैलोजन ये जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, तो ये प्रवृत्ति होती है, जो विद्युत का अधिक ऋणी परमाणु होता है तो साझे के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसलिए इस पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज और इस पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और ये प्लस चार्ज कार्बन के तीसरे परमाणु तक महसूस होता है, इसके बाद वो नेलिजिबल हो जाता है। तो अब जैसे कि मान लीजिए ये एल्किल हैलाइडों पर परमानेंट ये ऐसी ये बना रहता है, प्लस और यानी पोलर बने रहते हैं, पोल बने रहते हैं। तो अब इसी जैसे मान लीजिए कोई एल्किल हैलाइड है, जैसे C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर X है, तो इस पर आ गया पार्शियल माइनस, इस पर आ गया पार्शियल प्लस। अब इस पर कोई R आया जिस पर माइनस चार्ज है, तो ये इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, और इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इस तरफ, तो ये यहाँ पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि ये जो अभिक्रिया हुई है जिसमें प्रोडक्ट बना है वो किसके कौन से इफेक्ट के कारण हुई है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, क्योंकि ये देखिए एल्किल हैलाइड था और इसमें ये जुड़ जाएगा जाके, तो ये एल्केन एक तरह का प्राप्त हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हुई है वो किसके कारण हुई है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण हुई है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तो देखिए ध्यान से समझिए इसकी डिफिनीशन इंडक्टिव इफेक्ट की,
तो परमानेंट अभी बताया था कि ये स्थायी होता है, तो परमानेंट कामा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। विद्युत ऋणात्मकता को EN से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल EN, ठीक है। एलिमेंट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, ओके, और इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल I। तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई, ठीक है। परमानेंट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज़ सोन बाय, है ना, मिडिल एरो। अगर जैसे कि ये एल्किल हैलाइड हो, मान लीजिए R और यहाँ पर X, तो अगर यहाँ पर ये सोन कर दिया गया है तो इसका मतलब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये मिडिल एरो यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये मिडिल में एरो अगर ये इस तरफ यूज कर दिया जाएगा, ये एरो को इस तरफ कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इस तरफ है, मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट ये है X, इसलिए एरो इधर लगाया गया, ठीक है। अब हम लोग इसी में आगे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे इसके, ठीक है। किसके कैरेक्टरिस्टिक? इंडक्टिव इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये किसके कारण उत्पन्न होती है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। इट arises due to EN differences, है ना, डिफरेंस। तो ये किसके कारण उत्पन्न होती है? यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये किसके द्वारा ऑपरेट होती है? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पेयर द्वारा ऑपरेट होती है। ये किसके कारण चलती है? तो सेकेंड नंबर है ना, इट इज ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया। ये किसके द्वारा चलती है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा चलती है। थर्ड नंबर, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट इंटरफियर। तो इसमें वो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इंटरफियर नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, है ना, इफेक्ट। ये दूरी डिपेंड पर, ये दूरी मतलब बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। जैसे बॉन्ड लेंथ ये घटती जाएगी, ये इफेक्ट क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। इट इज़ एडिटिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगला नंबर है इट इज एडिटिंग प्रॉपर्टीज। अभी बताएंगे क्या है एडिटिंग
इट इज एडिंग प्रॉपर्टीज। ठीक, अब क्या होता है रीडिंग प्रॉपर्टी, मान लीजिए इसमें हम लोग एक डायरेक्शन में एरो लगाते हैं। मान लीजिए ये ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे एक तरफ, एक में ऐसा हो रहा हो, दूसरे में इस तरफ हो रहा है, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो एक तरफ हो गया प्लस, एक तरफ हो गया माइनस, तो कैंसिल, तो ये बराबर क्या हो गया, 0। तो इसको हम लोग दोनों तरफ जोड़ कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग एल्केन में लेंगे। ठीक है, तो एल्केन फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एल्केन है कोई, तो इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आर सिंगल बॉन्ड आर। तो इसमें पोलराइजेशन होगा ही नहीं, सेम कार्बन एटम है, तो इसमें कोई विद्युत की ऋणात्मकता क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होगा, 0 होगा। जब पोलराइजेशन नहीं होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू है ना, इसका भी म्यू भी क्या हो जाएगा, 0। जिसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है उसका चुंबकीय आघूर्ण भी 0 होता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे इसको म्यू को हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, Q इंटू डी से, और इसका मात्रक डिवाई होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई वैल्यू ज्ञात नहीं करनी है। आप लोगों को बताया कि चुंबकीय आघूर्ण को फार्मूला हम Q इंटू डी से ज्ञात करते हैं। डी जहाँ पर डिस्टेंस है और Q जहाँ पर इसका क्या है, आवेश है ना, और इसका मात्रक डिवाई होता है। तो अगर कोई एल्केन है तो उसमें सारे कार्बन sp3 होंगे। तो जब सारे कार्बन sp3 होते हैं तो उसमें जब सभी कार्बन sp3 हैं तो उसमें कोई किसी की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर नहीं होगा। जैसे कि ब्यूटेन में जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब इसमें कोई विद्युत सब समान है विद्युत ऋणात्मकता के, तो इसका I बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका म्यू बराबर भी क्या आ जाएगा, 0। जब कोई आवेश ही नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे कार्बन जो हैं वो कैसे कार्बन है, sp3 कार्बन है सब इसके, है ना, sp3। अब हम लोग टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम आप लोग बताएंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।